मेघालय की पहाड़ियों में एक जगह है उमस्निंग। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वहाँ की जमीन, जंगल और लोगों की एक दास्तान है। और आज हम इसी कहानी को आंकड़ों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस विश्लेषण का मकसद किसी को जिताना या हराना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ एक है, ये समझना कि जमीनी स्तर पर हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। तो हम करने क्या वाले हैं? हम उमासनिंग की पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी वहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा, ये समझने के लिए कि लोगों की जो उम्मीदें होते हैं और जो चुनावी नतीजे आते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम उमसनिंग की जमीन और लोगों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। उसके बाद जो जनादेश मिला उसकी वजह क्या थी, उसे जानेंगे। फिर गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सारी बातों को जमीन पर एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। उमसनिंग की धड़कन को समझते हैं। मतलब वहाँ की जमीन कैसी है, लोग कैसे हैं और असल में दांव पर लगा क्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले वहाँ के लोगों को, उनकी जिंदगी को समझना सबसे जरूरी होता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 98%, उमसनिंग की 98% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस जगह की पहचान है, उसकी आत्मा है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति हो, समाज हो या संस्कृति, हर चीज आदिवासी पहचान के इर्द गिर्द ही घूमती है। जमीन के हक की बात, जंगल की सुरक्षा, अपनी संस्कृति को बचाने की चिंता, यही यहाँ के सबसे बड़े और असल मुद्दे हैं। और ये एक आरक्षित सीट है जो इस पहचान को एक संवैधानिक सुरक्षा भी देती है। यहाँ एक बहुत सीधी सी बात है, भारी मतदान उन लोगों की आवाज है जो मानते हैं कि उनका वोट उनकी ताकत है। उमासिंग के लोग वोट को सिर्फ एक अधिकार की तरह नहीं देखते, वो इसे अपनी कलेक्टिव पावर, अपनी सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक मानते हैं। और सोचना भी स्वाभाविक है, जब पहचान और अस्तित्व दांव पर लगे हों तो हर एक वोट एक ढाल की तरह ही तो काम करता है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। अब हम सीधे आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स टेल अ स्टोरी। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो लोगों की पसंद, उनकी नाराजगी, उनकी उम्मीदें, सबका आईना होते हैं। तो आइए पिछले कुछ चुनावों का एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, बारीकी से पड़ताल करते हैं। पहला आंकड़ा देखिए, 86.8%। ये 2023 का वोटर टर्नआउट है। ये नेशनल एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा है। ये उसी जुनून को दिखाता है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो इसका मतलब साफ है, या तो वो कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं या फिर जो व्यवस्था है उसे हर हाल में बचाए रखना चाहते हैं। यहाँ उदासीनता मतलब इंडिफरेंस के लिए कोई जगह नहीं है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 70, सिर्फ 70 वोट। 2018 के चुनाव में हार जीत का फैसला इतने ही वोटों से हुआ था। जरा सोचिए, एक छोटी सी गली या शायद 2-3 बड़े परिवारों के वोट ही पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ की राजनीति कितनी कांटे के टक्कर वाली है, कितनी नाजुक है। हर एक वोट की कीमत सचमुच सोने जैसी है। फिर 2023 में जीत का अंतर बढ़ा और 1164 वोट हो गया। हाँ, ये 70 वोटों से तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसे एक बहुत बड़ा एक तरफा जनादेश नहीं कहा जा सकता। ये अब भी एक हाईली कम्पिटिटिव माहौल की तरफ ही इशारा करता है। मतलब जमीन अभी भी बदल रही है और कोई भी पार्टी किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकती। ये टेबल पिछले 1 दशक की पूरी कहानी बयान करता है। देखिए, नतीजा एक पेंडुलम की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर। 2013 में जीत, 2018 में एक बेहद करीबी मुकाबले में हार और फिर 2023 में वापसी। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बीच एक चीज लगातार बनी हुई है, हाई वोटर टर्नआउट। और ये जो पैटर्न है, ये हमें एक बहुत गहरी समस्या की तरफ लेकर जाता है। और वो समस्या है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, राजनीतिक विखंडन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब एक ही सोच या एक ही समुदाय के वोट कई अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं तो किसी एक को भी एक मजबूत निर्णायक बहुमत नहीं मिल पाता।
ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही परिवार के लोग मिलकर एक गाड़ी को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। नतीजा होता है अस्थिरता और एक कमजोर जनादेश। उमसनिंग की राजनीति में ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जनादेश का एनाटमी, उसकी बनावट को समझते हैं। अब हम क्यों सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये नतीजे जो आए वो आए क्यों, और यहाँ हमारा फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं होगा। हमारा फोकस उस पूरे सिस्टम पर, उन भावनाओं पर होगा जो ऐसे नतीजों को जन्म देती हैं। हमारा मानना है अटैक सिस्टम्स नॉट इंडिविजुअल्स। ये एक स्वॉट एनालिसिस है, मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का विश्लेषण। स्ट्रेंथ्स या ताकत क्या है? आईएनसी का स्थापित ब्रांड और एक अनुभवी स्थानीय उम्मीदवार। वीकनेसेस या कमजोरियां, 2018 के बाद संगठन में कुछ कमियां और कुछ जनजातियों के बीच विश्वास का संकट। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, युवाओं और दूसरे एसटी समूहों को साथ लाने का एक बड़ा मौका। और थ्रेट्स यानी खतरे, यूडीपी और पीडीएफ जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां। तो देखिए, असली रणनीति यही है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन खतरों का सामना कैसे किया जाए और मौकों को हकीकत में कैसे बदला जाए। देखिए, राजनीति हमेशा दो स्तरों पर चलती है। एक होते हैं इनसाइड फैक्टर्स, अंदरूनी मामले जो काफी हद तक आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे स्थानीय नेता की अपनी साख, सड़क, पानी जैसे जमीनी मुद्दे और जमीनी स्तर पर पार्टी का नेटवर्क। और दूसरे होते हैं आउटसाइड फैक्टर्स, बाहरी हवाएं जिनका रुख आपको पहचानना होता है, जैसे राज्य में बन रहे गठबंधन या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। असली कामयाबी इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है। और इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण के बीच एक बुनियादी बात को हमेशा याद रखना चाहिए। एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की नींव हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी, और जब हम सार्वजनिक जीवन में कुछ कहते हैं तो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी पर टिकी होती है। ये सब सिर्फ चुनावी गणित का खेल नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली आत्मा है। तो अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट। देखिए, अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब बात समाधान की होनी चाहिए। यहाँ हम एक 4 आयामी रणनीति की बात करेंगे जो सीधा उन चुनौतियों पर काम करती है जिनकी पहचान हमने अब तक की है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4-फेस्ड डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। इसके 4 चेहरे हैं, 4 दिशाएं हैं। पहला है समुदाय, अपनी आदिवासी पहचान और संस्कृति को हर हाल में बचाना और मजबूत करना। दूसरा है शासन, मतलब सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जमीनी मुद्दों पर ठोस दिखने वाला काम करना। तीसरा है बदलाव, खासतौर पर युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनके लिए रोजगार और स्किल के नए रास्ते खोलना। और चौथा और बहुत जरूरी है अलाइनमेंट, यानी जो वोट बट रहे हैं उन्हें जोड़ने के लिए दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना, पुल बनाना। ये लोगों से हर स्तर पर जुड़ने का एक 360 डिग्री नजरिया है। देखिए, कोई भी बड़ी रणनीति तब तक खोखली है जब तक वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ना जुड़े। और उमना सिंह के लोगों की असल समस्याएं क्या हैं? मॉनसून के वक्त कीचड़ से भरी कच्ची सड़कें, दूर दराज के गांव में पानी और बिजली की कमी, बच्चों के लिए अच्छे हाई स्कूलों का ना होना, खेती की पैदावार का रुक जाना और गांव-गांव में फैली बेरोजगारी। ये हैं वो असल मुद्दे जो वहां की रोजमर्रा की जिंदगी तय करते हैं। और यहीं पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे वोट तो हर 5 साल में गिने जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं वो तो हर दिन गिनी जाती हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो सिर्फ वोटर नहीं हैं, वो नागरिक हैं। वो हर रोज़ एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के साथ सुबह उठते हैं, और असली गवर्नेंस का मतलब इसी उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करना है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, समझ से कार्रवाई तक, फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन। अब तक जो भी समझा, जो भी रणनीति बनाई, अब सवाल यह है कि उसे जमीन पर उतारा कैसे जाए, क्योंकि विश्वास बनाने के लिए एक साफ, समय पर आधारित प्लान का होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं एक 90 दिन की योजना की। ये है वो 90 दिन की सीढ़ी। पहला कदम, चुनाव से 90 से 60 दिन पहले संगठन को फिर से खड़ा करना और उन गांवों की पहचान करना जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। फिर अगले 30 दिन, यानी चुनाव से 60 से 30 दिन पहले अपने कोर बेस को लामबंद करना, रोड शो करना और छोटे मोटे गठबंधन करना। उसके बाद चुनाव से 30 से 15 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ जमीनी मुद्दों पर फोकस करके कैंपेन चलाना। और आखिरी 15 दिन एक मजबूत गेट आउट द वोट ऑपरेशन चलाना, ताकि हर एक समर्थक पोलिंग बूथ तक पहुंचे। ये एक अनुशासित, डिसिप्लिन्ड जमीनी अभियान का खाका है।
और हाँ, आज के ज़माने में तकनीक का सही इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन तकनीक का मतलब सिर्फ एक तरफा प्रचार नहीं होता, इसका मतलब होता है संवाद, बातचीत। खासी और गारो जैसी स्थानीय भाषाओं में कंटेंट बनाना, व्हाट्सएप के जरिए अफवाहों को तुरंत रोकना, 18 से 35 साल के युवाओं को सीधे नौकरी और पढ़ाई से जुड़े संदेश भेजना और डिजिटल टाउन हॉल करके लोगों के सवालों के सीधे जवाब देना। इससे पूरा अभियान ज्यादा सटीक और लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बन जाता है। और जब भी हम डेटा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी साथ आती है। ये समझना होगा कि हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक का डेटा एक अमानत है, एक ट्रस्ट है। उसकी प्राइवेसी का सम्मान करना और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साफ सहमति से करना, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये एक नैतिक समझौता है, नागरिक और एक नेता के बीच भरोसे का एक बुनियादी रिश्ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। आज का दौर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का है, विखंडन का है। तो ऐसे में क्या एक ऐसी रणनीति जो जमीनी सेवा, हाइपर लोकल सर्विस और लोगों के साथ एक सच्चे ऑथेंटिक कनेक्शन पर बनी हो, वो एक बिखरे हुए जनादेश को दोबारा एक मजबूत और निर्णायक जनादेश में बदल सकती है? और ये सवाल सिर्फ उमसनिंग का नहीं है, ये आज भारत की राजनीति के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक है। और इसका जवाब वो तो जमीन पर ही मिलेगा। तो अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा मकसद राजनीति से परे एक उद्देश्य